हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक नया टॉपिक सोचा मैंने सोचा डायबिटीज़ तो चलती है, हम लोग सब जानते हैं डायबिटीज़ किससे होती है। मेन होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। मतलब जितना, क्यों कहते हैं कि भाई डायबिटीज़ के अंदर जब किसी को डायबिटीज़ है तो अपनी कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन डाइट करो, कहते हैं ना। तो ऐसा क्या होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट का ऐसा क्या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और अगर मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो उसके कारण डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ में मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट में क्या खराबियां आती हैं, क्या ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, है ना। तो आज हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हमारी मदद करते हैं, है ना। तो आज इसके बारे में सारे डिस्कशन करने का एक ये वीडियो बनाने का मेरा मन किया। तो चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सबको एनर्जी चाहिए, चलेंगे, इवन अब आप सो भी रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो, बैठे भी हो, तब भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती है। तो ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमको पड़ती है? क्या है वो? है ग्लूकोज। हम सब जानते हैं ग्लूकोज इज द मोस्ट यूबिक्विटस कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मोस्ट इजीली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे बॉडी के सेल्स को ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, तो एक्सक्लूसिवली जो ब्रेन है उसको ग्लूकोज चाहिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी बॉडी में मेटाबॉलिक फ्यूल्स के तौर पर, चाहे कार्डियक मसल्स हैं चाहे कुछ भी है, तो कार्बोहाइड्रेट से उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ठीक है, ये हो गई सबसे बड़ी बात पहले कि कार्बोहाइड्रेट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर आप प्लांट ओरिजिन का खाना खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल ओरिजिन का लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फ्रूट्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से सुक्रोज मिलेगा आपको केन शुगर या बीट शुगर में, ठीक है। तो इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसमें दो मेन ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल अगर फेड स्टेट में, यानी कि उसने अच्छे से अपना खाना खाया हुआ है, उसको ही और शी डज नॉट नीड एनी मोर ओवर एंड अबव एनी मोर एनर्जी, है ना। अब उनको और किसी एनर्जी की अबव बियॉन्ड देयर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस टाइम पे उन्हें अब किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो उसको कहते हैं हम फेड स्टेट। दूसरी स्टेट कौन सी हुई? ऑब्वियसली फेड स्टेट को ऑपोजिट क्या हुआ? फास्टिंग स्टेट, यानी कि जब आप भूखे हो, स्टारवेशन में हो या फास्टिंग में हो। तो ये दो स्टेट्स में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म वेरी करता है। अगर आप फेड स्टेट में हो, यानी कि अब आपको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो आपकी बॉडी में इस तरीके के बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, इस तरीके के बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे जिससे कि आपके शरीर का जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोरेज में काम आएगा, ताकि जिस टाइम जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो तो उस टाइम पे वो निकल के उन डिपॉट्स में से, एनर्जी डिपॉट्स में से निकल के आपको एनर्जी देगा, क्योंकि आपका शरीर बिना एनर्जी के नहीं चल सकता। आपका ब्रेन को एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। तो जब आप फेड स्टेट में हैं, जब आपने खाना खा के रखा हुआ है, उस टाइम पे आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर कहाँ पर होती है? एनर्जी स्टोर मोस्टली आपके लिवर में होती है या आपके स्केलेटल मसल्स में होती है। अब अगर आपके लिवर में होती है तो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है, ठीक है। लिवर में ग्लाइकोजन, स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन। तो यहां तो बात हो गई कि एनर्जी स्टोरेज हो गई। अब क्या होता है, सपोजिंग आपने खाना खा के रखा हुआ है, तो खाया हुआ है खाना, तो एक तो एनर्जी स्टोर हो गई, एंड विच हार्मोन हेल्प्स टू डू ऑल दिस? सो दिस ऑल इज प्रमोटेड बाय इंसुलिन, ठीक है।
इंसुलिन ने प्रमोट किया, आपके शरीर में जितना भी ग्लूकोज गया, आपने खाना खाया, आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब डाइजेस्ट हुआ। कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। किससे डाइजेस्ट होते हैं? आपके सलाइवरी अमाइलेसिस या पैनक्रियाटिक अमाइलेसिस, इस तरीके के जब गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं तो दे हेल्प टू ये आपकी डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेशन के बाद खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए अब वो जाके फेड स्टेट में ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, और जो लिपिड है वो भी स्टोर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस एंड लाइपोजेनेसिस। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई भाई, आपका ग्लूकोज स्टोर्ड है, आपके फैट स्टोर्ड हैं, जिस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी शरीर आपको उसमें से निकाल के दे देगा। जब आपकी बॉडी में स्टारवेशन हो रही है या फास्टिंग में बॉडी है तो लिवर में से टूट टूट के वो आ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप चल रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ग्लाइकोजन पड़ा है। बिना एनर्जी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। मैं बोल रही हूं तब भी मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ऑब्वियसली आप सुन रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो ये एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही है। अच्छा, अब तो हो गई, ये मैंने आपको बताया कि भाई फेड स्टेट है, खाना खा के रखा हुआ है तो एनर्जी स्टोर यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में या लाइपोजेनेसिस, लिपिड्स, फैट्स वगैरह सब स्टोर हो गया। अब क्या हुआ भाई, इंसान का मन हुआ मैंने तो खाना खा लिया, मैं थोड़ी सी वॉक करने जाना है मुझे, या किसी भी किस्म की थोड़ी सी मुझे एक्सरसाइज करनी है। अब फिर कोई एक्सरसाइज करनी है तो अब आपको फिर एनर्जी की जरूरत है। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? अब क्या होता है कि जो थोड़ा सा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा और वो बनाएगा पायरूवेट और साथ में कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज टूटा। अब क्या देखा जाता है, ये प्रोसेस बड़ी चुटकियों में हो जाता है और बहुत थोड़ी एनर्जी इसमें से निकलती है, यानी कि 2 एटीपी, 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज के दो एटीपी मिलते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। इसमें कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फटाफट बॉडी जैसे कि नीड होती है उसी हिसाब से आपको ग्लूकोज तोड़ के ग्लाइकोलिसिस करके पायरूवेट और निकलता है और एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी मिल जाती है, सो दैट आप जो छोटी मोटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस टाइम पे आपने कर ली। ये हो गई बात आपकी फेड स्टेट की। फास्टिंग स्टेट मैंने जैसे बताया, फास्टिंग स्टेट में क्या होगा, फेड स्टेट में तो एनर्जी सारी स्टोर हो गई। अब फास्टिंग स्टेट में क्या है, वो एनर्जी डिपोट्स में से निकल के आपका शरीर उनको यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आप बिना शुगर के नहीं रह सकते हैं, है ना, शरीर को चलते रहने के लिए एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से जब आपको एनर्जी चाहिए तो ये क्या हुआ, जब ये स्टोर्स में से टूटा तो हाइपरग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाए, क्योंकि ग्लूकोज तो निकल रहा है ना, ग्लूकोज तो निकल ही रहा है। तो क्या हुआ, ग्लूकोज निकल रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड में भी ग्लूकोज आ गया, तो शुगर लेवल्स आपके ब्लड में बढ़ गए, तो हाइपरग्लाइसीमिया, काइंड ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि फास्टिंग स्टेट इज नॉट गुड, स्टारवेशन इज नॉट गुड, क्योंकि फास्टिंग के टाइम पे ग्लूकोज टूटता है और भरे पेट फेड स्टेट में ग्लूकोज डिपॉजिट होता है, एनर्जी डिपॉजिट होती है। तो बेटर क्या हुआ, बेटर वो हुआ कि आपकी स्टोरेज बन रही है, रादर देन आप वो स्टोरेज को तोड़ो, उससे बेहतर तो यही है, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आज आपको बताई है। अब हो गई आपकी बात, स्टोरेज की भी हो गई, फेड स्टेट की भी हो गई। अब है अच्छा, फेड स्टेट में अब इंसुलिन ने क्या क्या काम किया। इंसुलिन विल हेल्प इन ग्लूकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, वेयरएज इंसुलिन इनहिबिट्स, कोई ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होनी चाहिए, कोई ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होनी चाहिए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जैसे कि लिवर में से ग्लाइकोजन टूटा और आपको फास्टिंग स्टेट में मिल गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होती है कि जब आपका स्केलेटल मसल में मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ग्लाइकोजन से बहुत
बहुत हद तक, काफी हद तक लैक्टेट बन जाता है। अब क्या होता है कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। स्केलेटल मसल में क्या पड़ा हुआ है? ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है। ग्लाइकोजन टूट टूट के लैक्टेट बनता जा रहा है। फिर क्या होगा? ये लैक्टेट जो है ये लिवर में चला जाएगा। लिवर में जाके ये पायरुवेट बन गया। पायरुवेट से ये वापस ग्लूकोज बन गया। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मतलब है आप जितनी मर्जी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर लो, जो मर्जी कर लो, आपकी बॉडी नहीं काम करना छोड़ रही, वो आपकी शुगर्स को बना रही है, मेंटेन कर रही है, क्योंकि आपके ब्रेन को चाहिए, आपको खुद को भी एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो ये नहीं है कि एनर्जी सोर्स यूज कर लिया मसल में से तो अब दोबारा नहीं मिलेगा, तो मसल उसमें से बना के लिवर में डाल रहा है और लैक्टेट लिवर में डाल रहा है और लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, नई ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। और अब ये सारा काम कौन कर रहा है? ये इंसुलिन कर रहा है। इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो आपके शरीर के ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। इसका ऑपोजिट क्या है? इसके ऑपोजिट होते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। अब ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स कौन से हैं? ये 4 हैं। सबसे पहला है ग्लूकेगॉन, फिर है आपका ग्लूकोर्टिजोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर है आपका कैटेकोलअमीन्स एंड ग्रोथ हार्मोन। अब जो ग्लूकेगॉन है ना, ये ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करता है। यानी कि जब आप फास्टिंग में हो या जब आप फेड स्टेट में हो के भी आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो आपके लिवर में जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है ये उसको तोड़ने में हेल्प करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सो दैट यू गेट द एनर्जी फ्रॉम योर एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी डिपॉट्स। ठीक है। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, नए तरीके से ग्लूकोज बनाता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स ने बनाया। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर और किडनी दोनों में भी हो सकता है, लेकिन लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्लूकोज आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और ये जो कैटेकोलमीन्स और ग्रोथ हार्मोन है ये दोनों चीजें करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करते हैं और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करते हैं। ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये इंसुलिन जो है वो इनको इनहिबिट करता है। इंसुलिन सिर्फ ग्लाइकोजेनेसिस करता है, लाइपोजेनेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजेनेसिस, लिपिड्स को फैट को स्टोर करता है लाइपोजेनेसिस, और प्रोटीन्स को स्टोर करता है तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। तो अब ये देखा जाता है कि इंसुलिन, ऐसा क्या होता है डायबिटीज के टाइम पे, तब क्यों इंसुलिन ये काम नहीं कर पाता? देखिए इंसुलिन के 2 ही काम है। आपने खाना खाया, आपके खून में शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ा, इंसुलिन, ब्रेन ने इंसुलिन पैनक्रियास को कहा भाई निकलो, तुम्हारा काम शुरू हो गया। इंसुलिन ने आपकी एनर्जी यूटिलाइज करी। एक तो वो क्या करेगा कि जितना भी ब्लड में आपकी शुगर पड़ी है उसको वो एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल जहां जहां भेजनी है उधर भेज देगा, सो दैट ब्लड में से निकल जाए। दूसरा काम वो क्या करेगा कि वो ग्लाइकोजेनेसिस कर देगा, माने उसको स्टोर भी कर देगा। ठीक है, 2 काम उसने यूटिलाइज भी कर दिया और स्टोरेज भी कर दी इंसुलिन ने। ठीक है। अब ये इंसुलिन की सिक्रीशन होती कैसे है? इंसुलिन की सिक्रीशन 2 फेजेस में होती है। पहला फेज होता है जैसे ही आपने खाना खाया इंसुलिन सिक्रीट हो गया, ये फेज सिर्फ 5 मिनट का होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड फेज है। इस टाइम पे वो वाला इंसुलिन निकलता है जो आपकी बॉडी में पहले से बना हुआ है, उसको कहते हैं प्री फॉर्म्ड इंसुलिन। जो बना हुआ है वो इंसुलिन निकलेगा, वो अपना एक्शन करेगा। अब क्या एक्शन करेगा? सबसे पहले तो वो पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होने देगा, यानी कि जो आपने खाना खाया, खाना खाते जैसे आपकी शुगर लेवल्स बढ़ती हैं, एकदम पीक पे जाती हैं, ये वाला इंसुलिन उसको रोक देता है। दूसरा, ये वाला इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देता। ठीक है। अब ये हो गया 5 मिनट का फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। नाउ कम्स द सेकेंड प्रोलॉन्ग फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। ये जो सेकेंड फेज है दिस लास्ट फॉर 30 to 90 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ग्लूकोज लोड, यानी कि किस तरीके का ग्लूकोज आपने लिया है उसके हिसाब से आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का ये इंसुलिन सिक्रीशन होती है। ये नया इंसुलिन बनता है इस टाइम पे पुराना बना हुआ इंसुलिन नहीं यूज होता, बिल्कुल बॉडी नया इंसुलिन बनाती है और उसको
वो यूज करती है। अब जब टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें क्या परेशानी होती है, उसमें आपका फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन में परेशानी होती है, यानी कि इमीडिएट जो इंसुलिन निकलना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन में परेशानी होती है। अब है इंसुलिन के दो पाथवेज हैं। कौन से दो पाथवे से काम करता है इंसुलिन? एक तो है P13K पाथवे जो मीडिएट करता है मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, ठीक है। दूसरा है GRB2SOS पाथवे विच मीडिएट्स द माइटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, यानी कि माइटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का जैसे वेट गेन होता है, वो इंसुलिन के कारण वेट गेन होता है, दैट इज थ्रू द GRB2SOS पाथवे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट इंसुलिन, अबाउट आवर कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देयर मेटाबॉलिज्म, रोल ऑफ द hormones like insulin and its counter regulatory hormones like glucagon, cortisol, catecholamines and growth hormone on the carbohydrates, and then the phases of insulin secretion and the pathways of insulin secretion. तो ये मैंने आज आपको ये सारी चीजें बताई हैं। इसका निष्कर्ष मोटा मोटा ये निकलता है कि डायबिटिक्स के लिए ना तो फीस्टिंग अच्छी है ना ही फास्टिंग अच्छी है। सोचो कि बहुत पार्टी में जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया कर देगा। फास्टिंग करेंगे, स्टारवेशन होगी तो भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। जब ऐसे फास्टिंग करने से हाइपरग्लाइसीमिया होता है तभी वो जो कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वगैरह है, कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, शुगर लेवल्स बहुत हाई चले जाते हैं, कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। स्पेशली वो टाइप 1 में होता है क्योंकि तब तक आपको पता नहीं होता कि आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, और टाइप 1 के पेशेंट्स इसी तरीके से पहली बार प्रेजेंट भी करते हैं। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि फास्टिंग इज नॉट गुड फॉर डायबिटिक्स, स्टारवेशन इज नॉट गुड फॉर डायबिटिक्स, फेड स्टेट यानी कि खाना प्रॉपरली खा के रखा हुआ हो, टाइमली खाया हुआ हो, कार्बोहाइड्रेट्स पर चेक रखिए, लेकिन भूखा रहना, फास्टिंग करना ठीक नहीं है। दैट विल ऑब्वियसली इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। आई होप दिस वुड बी helpful to you. Thanks a lot, dear friends. Thank you very much.